हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों को आप समझे बिल्कुल आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, और इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। और ये गुस्सा किसका है? चीन का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति। और जानते हैं, यही गुस्सा आज हमारी पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल सीधा सा है, क्या होता है जब अमेरिकन मिलिट्री पावर का सामना वॉशिंगटन के अपने ही बैकयार्ड में चीनी पैसे से होता है? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। चलिए इसे समझते हैं। जरा इस घटना की टाइमिंग पर गौर कीजिए, कितना नाटकीय है। एक तरफ शुक्रवार की सुबह चीन के खास दूत राष्ट्रपति मादुरो से मिलते हैं रिश्ते मजबूत करने के लिए, और फिर उसी रात अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस मादुरो को पकड़ लेती हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये तो बीजिंग के लिए एक सोचा समझा कूटनीतिक झटका था। चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हमला हुआ कैसे और चीन का रिएक्शन इतना तीखा क्यों था। इसे हम कह सकते हैं ताकत का खुला प्रदर्शन। देखिए, चीन ने सिर्फ आपत्ति नहीं जताई, उन्होंने इसे बहुत सख्ती से लिया। इसे सिर्फ एक हमला नहीं कहा, बल्कि एक हेजेमोनिक एक्ट कहा, मतलब अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन। बीजिंग ने साफ कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ और वेनेजुएला की संप्रभुता का सीधा सीधा उल्लंघन है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल वार्निंग तक जारी कर दी। इससे अंदाजा लगाइए कि मामला कितना गंभीर था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन वेनेजुएला में इतनी दिलचस्पी ले क्यों रहा है? मतलब इस छोटे से देश में ऐसा क्या है जो बीजिंग के लिए इतना ज्यादा मायने रखता है? इसका जवाब इस एक चौंकाने वाले नंबर में छिपा है, $50 अरब से भी ज्यादा। जरा सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई छोटे छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खरीदी जा सकती है। और ये है चीन का वेनेजुएला में पिछले 2 दशकों का निवेश। पर ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये चीन की एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है। इस चार्ट को देखिए जरा। ये दिखाता है कि चीन अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए वेनेजुएला पर कितना निर्भर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कराकस में कोई भी उथल-पुथल बीजिंग की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। चीन की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो बहुत सोची समझी है और सिर्फ पैसे पर नहीं टिकी। इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, एनर्जी, मतलब तेल और दूसरे संसाधन हासिल करना। दूसरा, फाइनेंशियल लेवरेज, यानी कर्ज देकर अपना प्रभाव बनाना। तीसरा, पॉलिटिकल दोस्ती, खासकर उन देशों से जो अमेरिका से खुश नहीं रहते। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है नेशनल सॉवरेनिटी के सिद्धांत को बचाना, यानी कोई भी देश किसी दूसरे देश के मामले में दखलंदाजी न करे। तो फिर चीन का सबसे बड़ा डर क्या है? डर ये है कि अगर वेनेजुएला में एक नई अमेरिका समर्थक सरकार आ गई तो वो चीन का सारा कर्ज खत्म कर सकती है और तेल की सप्लाई भी रोक सकती है। क्या चीन अपने अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट को यूं ही डूबने देगा? सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, अब हम इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। चीन ने अफ्रीका में तो अपना काफी दबदबा बना लिया है ना? लेकिन लैटिन अमेरिका में उसकी राह इतनी मुश्किल क्यों है? आखिर चीन के लिए लैटिन अमेरिका अफ्रीका से अलग कैसे है? ये जो तुलना है ना, ये पूरी कहानी बता देती है। देखिए, अफ्रीका में चीन और अमेरिका एक दूसरे के साथ जैसे तैसे काम कर लेते हैं, लेकिन लैटिन अमेरिका वो एक तरह से जंग का मैदान है। अमेरिका इसे अपना इलाका मानता है और यहाँ किसी भी बाहरी ताकत को वो बर्दाश्त नहीं करता। और अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी बात मनवाने के लिए फौज का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। तो बीजिंग के लिए सबक एकदम साफ है। जो चीन अफ्रीका में सालों लगाकर बनाता है, अमेरिका उसे लैटिन अमेरिका में कुछ ही दिनों में खत्म कर सकता है। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ पैसा हर जगह काम नहीं आता, खासकर तब जब आप अमेरिका के पड़ोस में हो। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी की बातें, लेकिन इस एक घटना का बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब देखते हैं कि इससे मार्केट और देशों के आपसी रिश्ते कैसे बदल रहे हैं। तेल बाजार पर इसका असर 3 फेज में देखने को मिलेगा। पहला फेज, एक शॉर्ट टर्म शॉक, मार्केट में खलबली मचेगी, कीमतें बढ़ेंगी। दूसरा फेज, मीडियम टर्म में एक बदलाव, वेनेजुएला का तेल अमेरिकी दोस्तों की तरफ जाएगा और चीन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रूस और मिडिल ईस्ट के और करीब हो जाएगा। और तीसरा फेज, लॉन्ग टर्म में डाइवर्सिफिकेशन, मतलब चीन अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल पर निर्भरता कम करेगा और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और तेजी से बढ़ेगा।
तो निचोड़ ये है कि इस तरह की घटना तेल बाजारों को तोड़ती नहीं है, बल्कि ये उनके अंदर जो जियोपॉलिटिकल गुट पहले से बने हुए हैं उन्हें और भी ज्यादा मजबूत कर देती है। और इसका असर सिर्फ तेल बाजार तक ही नहीं है। पूरे लैटिन अमेरिका में देशों को अब चुनना पड़ रहा है कि वो अमेरिका के साथ है या चीन के। यहाँ देखिए कैसे 3 अलग-अलग गुट बनते दिख रहे हैं। हरे रंग में है रणनीतिक संतुलन बनाने वाले देश जैसे ब्राजील, जो दोनों तरफ से रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। नीले रंग में वो हैं जो चुपचाप अमेरिका की तरफ झुक रहे हैं जैसे मेक्सिको। और फिर है लाल रंग वाले जैसे क्यूबा, जो अब और भी ज्यादा अकेले और असुरक्षित हो गए हैं। ये साफ है कि ये पूरा इलाका अब 2 महाशक्तियों के बीच बट रहा है। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच ये जो टकराव है, ये हमें ग्रेट पावर कंपटीशन के नए नियमों के बारे में क्या बताता है? इस घटना ने 3 बहुत ही साफ और शक्तिशाली सिग्नल दिए हैं। पहला सिग्नल चीन के लिए। अमेरिका की सीमाओं के पास सिर्फ आर्थिक ताकत आपको रणनीतिक सुरक्षा नहीं दे सकती। दूसरा सिग्नल तेल बाजारों के लिए। एनर्जी सिक्योरिटी अब सिर्फ सप्लाई और डिमांड से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स से तय होगी। और तीसरा सिग्नल लैटिन अमेरिका के लिए। न्यूट्रल रहना मुमकिन है, लेकिन अब एक गलत कदम उठाना बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, अमेरिका ने दुनिया को याद दिलाया कि भूगोल आज भी मायने रखता है, चीन ने सीखा कि पैसे की अपनी सीमाएं होती हैं, और लैटिन अमेरिका ने ये जाना कि अब संतुलन साधने के लिए कहीं ज्यादा पैनी समझ की जरूरत पड़ेगी। और ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। महाशक्तियों के इस नए कॉम्पिटिशन के दौर में अगली जियोपॉलिटिकल दरार दुनिया के किस कोने में दिखाई देगी? इसका जवाब